नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं साइकोलॉजी के ऊपर और आज का जो प्रैक्टिस सेट है, इसका जो पहला पर्सन है विद्यार्थियों, इस पहले पर्सन को जान लेते हैं। तो आज का पहला पर्सन कौन सा है? तो शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? सामाजिक वातावरण का, विषय व शिक्षार्थी दोनों का, केवल शिक्षार्थी का, केवल विषय का। किसका ध्यान रखना चाहिए शिक्षक को? एक आवश्यक रूप से सामाजिक वातावरण, विषय, शिक्षार्थी दोनों, केवल शिक्षार्थी, केवल विषय। तो इस पहला पर्सन का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। विषय और शिक्षार्थी दोनों का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न को देखिएगा कि विद्यार्थी हेतु शिक्षण प्रभावशाली बन सकता है यदि वह पाठ पर बार बार दोहराया जाए, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण हो और विद्यार्थियों के सामाजिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए, या पाठ को पढ़कर विद्यार्थी सीखे। तो विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार अगर शिक्षण दिया जाता है तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? इसका बी चला जाएगा विद्यार्थियों। दूसरे का जो राइट आंसर है वो क्या है? बी है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? मतलब कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? यह एक नियामक विज्ञान है, यह प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण है, यह विज्ञान का शुद्ध मनोविज्ञान है, और चौथा दे रखा है ये शिक्षण एवं अधिगम में संबंधित विज्ञान है। तो शिक्षण और अधिगम से संबंधित विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये राइट आंसर जाएगा। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? डी, चौथा विकल्प राइट होगा इसका। अगला प्रश्न देखो विद्यार्थी, बहुत शानदार तरीके का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? उपयुक्त का मतलब होता है ठीक, या फिर हम इससे ले सकते हैं उचित। तो कौन सा वाला सबसे ठीक विकल्प होगा या कौन सा उचित विकल्प होगा, ये आपको देखना है। इसमें चार विकल्प दे रखा है। ये मनोरोगों का अध्ययन करता है, ये शिक्षण अधिगम और अधिगमकर्ता का अध्ययन करता है, ये बुद्धि और परीक्षणों का अध्ययन करता है, ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो विद्यार्थियों, चौथे का जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा? बी चला जाएगा। ये शिक्षण अधिगम और अधिगमकर्ता का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है बालकों यानी विद्यार्थियों को समझना, विज्ञान के नियमों का कक्षा में अनुप्रयोग करना, विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान करना, या विश्व के बारे में स्वयं की गलत संप्रदायों को सुधारना। बताओ विद्यार्थियों, पांचवे का जो राइट आंसर जाने वाला है वो क्या जाएगा विद्यार्थियों? पहला, बालकों यानी विद्यार्थियों को समझना ही शिक्षा मनोविज्ञान की शैक्षिक निहितार्थ है। इसके अंतर्गत पहला राइट आंसर जाएगा इसका ए, राइट आंसर हो। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? निम्नलिखित में से किस में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, या पशुओं पर प्रयोग करने में। बताओ विद्यार्थियों, तो ये किस राइट आंसर क्या जाएगा? इसका डी। छठे नंबर का जो पर्सन है विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर जाएगा डी। क्या जाएगा? डी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका होती है? मतलब शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसकी विशेष भूमिका होती है? चार विकल्प दे रखे हैं आपके सामने। विद्यालय भवन, ये देहा है, विद्यालय भवन, खेल का मैदान, या पुस्तकालय, या फिर उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सातवें नंबर का जो पर्सन है इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, आठवें नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। अनुशासन बनाए रखने में सहयोग करना, कक्ष की समस्याओं का समाधान करना, आकलन एवं मूल्यांकन में सहयोग करना, और चौथा इसमें से कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। तो बताओ विद्यार्थियों, राइट आंसर कौन सा जाएगा? डी चला जाएगा, क्योंकि सारे लगभग क्या लग रहे हैं? सारे सही है, इसलिए इसका
अनुसार, इस प्रश्न के अनुसार डी राइट आंसर जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है, या जेम्स ड्रेवर का है, या वॉटसन का है, या स्किनर का है? विद्यार्थियों बताओ ये किसका है? तो वॉटसन का। ये कथन किसका है? कई बार सीधे सीधे जिन्होंने जो कथन दिए हुए रहते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, वो सीधे सीधे पूछ लेते हैं, किसी ने क्या परिभाषा दी, किसी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, वहां से भी सवाल आ जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चार विकल्प देखिएगा, यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, यह शिक्षक अधिगमकर्ताओं एवं शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, ये विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, ये उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी होता है। विद्यार्थियों ये विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त यानी कि ठीक होता है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं। राइट आंसर क्या चला जाएगा? 10वें का राइट आंसर जाएगा सी। क्या जाएगा विद्यार्थियों? सी जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सामूहिक शैक्षिक मार्ग निर्देशन का कौन सा भाग नहीं है? समूह में अनुस्थापन स्थापित करना, मनोवैज्ञानिक जांच करना समूह में, और व्यक्तिगत व्यक्तित्व अध्ययन करना, या समूह में प्रोफाइल बनाना। तो व्यक्तित्व ये अध्ययन करना ये इसके अंतर्गत नहीं है। 11वें का राइट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा विद्यार्थियों। क्या जाएगा? सी जाएगा। अगला देखिएगा, शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना, ताकि उसके व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है। ये गुण किसका है? अब विद्यार्थी प्रशासक का, शिक्षक का, व्यवस्थापक का, या मार्गदर्शक का? बताओ विद्यार्थी, मार्गदर्शन का किसका होगा? ये शिक्षक का। राइट आंसर क्या होगा? 12वें का 2 नंबर यानी कि बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण को और अधिक प्रभावी हो सकता है कब? जब अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्ता व नियंत्रणता दी जाए, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करे, कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। तो विद्यार्थियों 13वें नंबर का जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा? 2 जाएगा, यानी कि बी चला जाएगा राइट आंसर इसका। अधिगमकर्ता को यानी जो सीखने वाला है तो स्वयं करने की स्वायत्ता और नियंत्रण दिया जाना चाहिए। खुद को अगर दे दिया है पावर तो खुद सीखना, तो उससे बहुत अच्छा सीख पाता है वो व्यक्ति। ठीक है। अगला देखिए कि निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? 4 कथन दे रखे हैं, 4 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से आपको गलत कथन को छांटना है, बाकी सारे कथन राइट है, ध्यान रखना। तो 14वां नंबर का जो प्रश्न है इसको ढंग से पढ़िएगा। तो प्रत्येक स्थिति या परिस्थितियों में विद्यार्थियों के लिए सीखने का क्षेत्र होता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, जैसे कि गणित तथा भौतिकी विज्ञान है, और शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है, और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा स्थितियां और परिस्थितियां सम्मिलित होती है। तो विद्यार्थियों ये राइट आंसर जाएगा इसका। शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान, और जैसे कि गणित और भौतिक विज्ञान है वैसा नहीं होता विद्यार्थियों। तो इसमें अगर नहीं होता जब तो ये राइट चल जाता, लेकिन है इसलिए ये क्या चला जाएगा? 14वें का राइट आंसर होगा 2 नंबर यानी कि बी होगा विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? बच्चे और शिक्षक में संबंध होना चाहिए, बच्चे और समाज में संबंध होता है, शिक्षक और विषय में संबंध, विषय और बच्चे में संबंध। तो शिक्षक और विषय में जो संबंध होता है ये रायबर्न ने नहीं बताया है। तो 15वें नंबर का जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा विद्यार्थियों? सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो वस्तुनिष्ठ विधि में विद्यार्थियों प्रयोगात्मक विधि आती है, विचारात्मक विधि आती है, निरीक्षण विधि आती है, लेकिन आत्मनिरीक्षण विधि इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? 16वें का वो चला जाएगा विद्यार्थियों, कौन सा? आत्मनिरीक्षण विधि। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, अगला प्रश्न कौन सा है कि समस्या समाधान स्थिति के बारे में संज्ञानवादी क्या कहते हैं? एक तो व्यवहारवादी होते हैं, एक संज्ञानवादी होते हैं, 2 भागों में बांट रखा है इसको। तो संज्ञानवादियों का क्या कहना है? ये उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंध है, ये पुनर्बलन पर आधारित है, ये प्रयास व त्रुटि पर आधारित है, ये चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। तो 17वें का विद्यार्थियों राइट आंसर क्या जाएगा?
17वें का राइट आंसर बताइए अगर आपको आता है तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी। ये चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। किस पर आधारित है? चिंतन प्रक्रिया के ऊपर आधारित है। अगला प्रश्न देखिएगा। व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को क्या मानते हैं? बालक स्वाभाविक अधिगम करता है, वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है, सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। तो 18वें का अपना जो राइट आंसर है विद्यार्थियों, वो राइट आंसर जाएगा सी, सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। 4 विकल्प विद्यार्थी देखिए। शिक्षार्थियों के द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। क्या ये करना चाहिए? शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। और जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? 19वें का सी। क्या जाएगा विद्यार्थियों? सी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रशिक्षण एवं अभ्यास किससे संबंधित है? प्रशिक्षण और अभ्यास किससे संबंधित है? संज्ञानात्मकवाद से, व्यवहारवाद से, निर्मितवाद से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो व्यवहारवाद से रिलेटेड है। किससे? व्यवहारवाद से संबंधित है विद्यार्थियों। ये इससे व्यवहारवाद। तो ये विद्यार्थियों ये हो गया हमारे पूरे सवाल आज के हल। अब हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे उसमें चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।